गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा था। तो हम लोगों ने बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करना सीखा। मैंने बोला था कि जो हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ बिजनेस एंड सेकेंड इज़ प्रोफेशन। तो मैंने अभी तक जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करा है वो बिजनेस का करा है कि हम लोग अपनी इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्म में होता था। ठीक है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस की इनकम निकालते थे। तो पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन करा था, फिर मैंने उसके बेसिक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे थे, और बेसिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करे हैं। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है आज में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोफेशन का टॉपिक, यानी प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एजुकेशनल एबिलिटी है, कोई टेक्निकल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, उसके बिहाफ पर अगर हम कोई अर्निंग करते हैं तो वो हमारी प्रोफेशन की इनकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो कॉलेज में पढ़ाने, जो भी मैं कॉलेज में वर्क कर रही हूँ, तो और कॉलेज में पढ़ाने के बदले मुझे मेरा एम्प्लॉयर जो कुछ भी पे कर रहा है तो वो तो सैलरी है। लेकिन अगर मैं एक टीचर हूँ लेकिन मैं कॉलेज में नहीं पढ़ा रही हूँ और अपना पर्सनल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठी हूँ और वहाँ मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो स्टूडेंट्स से जो भी मुझे फीस रिकवर होगी वो मेरी प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी। किसकी इनकम कहलाएगी? प्रोफेशन की इनकम। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसने MBBS करा और वो किसी हॉस्पिटल में वर्क करने लग गया, तो हॉस्पिटल उसे जो कुछ भी पे करेगा, जो भी कुछ रेम्यूनरेशन उसके सर्विसेज के लिए पे करेगा, वो उसकी सैलरी की इनकम है। यानी वो कहीं पर एम्प्लॉय बना है और उसके एम्प्लॉयर ने, यानी हॉस्पिटल क्या हुआ? एम्प्लॉयर, और डॉक्टर क्या हो गया? उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय। तो हॉस्पिटल ने उसे जो कुछ भी उसकी सर्विसेज के बदले में जो भी अमाउंट उसे पेड करी है वो है सैलरी। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना पर्सनल नर्सिंग होम खोल के बैठता है और अपनी पेशेंट की विजिट करता है और उस विजिट के बिहाफ पर या उस कंसल्टेशन फीस के बिहाफ पर वो जो कुछ भी अर्निंग करता है वो उसकी प्रोफेशन की इनकम है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे लॉयर है, लॉयर, तो लॉयर अपना पर्सनल चैम्बर खोल के बैठता है। जैसे अपने आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लॉयर्स को आप लोग जानते हैं, मिले भी होंगे, तो आपने देखा होगा आप उनके ऑफिस में उनसे कंसल्ट करने जाते हो अपने केस के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें जो कुछ भी फीस देते हो वो उनकी प्रोफेशन की इनकम है। लेकिन अगर कोई लॉयर अगर सरकारी वकील है, यानी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो वो उसकी किसकी इनकम कहलाएगी? वो उसकी सैलरी हेड की इनकम कहलाएगी। और पर्सनल चैम्बर खुल के बैठा है और आप उससे कंसल्ट करने जा रहे हैं और उसके बदले जो कुछ भी उसे आप फीस दे रहे हैं तो वो उसकी प्रोफेशन की इनकम है। ठीक है, तो मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए? टीचर का एग्जाम्पल दिया, आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, आपको लॉयर का एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, CA, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, अगर चार्टेड अकाउंटेंट किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो कंपनी उसे जो कुछ भी उसकी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कर रही है तो वो उसकी सैलरी हेड की इनकम है। लेकिन अगर वो अपना पर्सनल ऑफिस मेंटेन करता है और हम जाके उससे अपनी ऑडिटिंग, अपने रिटर्न फाइल करवाते हैं, अपने अकाउंट्स का वर्क में हेल्प लेते हैं, तो वो हम उसे जो कुछ भी पे कर रहे हैं वो उस चार्टेड अकाउंटेंट की प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको 4 बता दी, यानी आपको सबसे पहले टीचर, फिर डॉक्टर, फिर लॉयर और फिर चार्टेड अकाउंटेंट। प्रोफेशन की इनकम के बारे में साफ साफ लिखा होगा कि आपको प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करना है। जैसे बिजनेस की इनकम के बारे में लिखा होता कि मिस्टर महेश है, वो एक क्लॉथ मर्चेंट है उनके पास, और उनके बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करिए। सेम ईयर कि मिस्टर राम है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, उनकी प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो ये साफ साफ लिखा होगा कि बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करनी है या प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है। बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करनी है तो जैसे मैंने आपको अभी परसों, मतलब इससे पहले के जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। उसके बाद
तो अब हम बात करते हैं अपने प्रोफेशन की इनकम की। तो प्रोफेशन की इनकम के बारे में भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करना है। अब प्रोफेशन की इनकम किस तरीके से हमारी कैलकुलेट होगी उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रही हूँ। तो जैसे सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले से ही लिख के प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि लिखने में भी हमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, फिर कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ क्वेश्चंस भी और इंट्रोडक्शन भी। तो देखिए सबसे पहले लिखा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यानी हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन की जब हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले वो ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा कि लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, कोई टीचर है, या आपका कोई डॉक्टर है। तो ये सबसे पहले ऊपर बात लिखी होगी और उसके नीचे एड में लिखा होगा कि आपको प्रोफेशन की इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब प्रोफेशन की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट लिखे होंगे। सबसे पहले लिखा होगा ऑन कैश बेसिस, दूसरा लिखा होगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, और तीसरा लिखा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सब लोग इससे फैमिलियर हैं, आप सब लोगों ने बीबीए फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हुए, अब आप सेकेंड ईयर में भी आए हो, तो ये सब चीजें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। ऑन कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब होता है कैश बुक। मैंने आपको कैश बुक आपको एक्सप्लेन करी थी कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक एक ऐसा हमारा फॉर्मेट होता है अकाउंट्स का, जिसमें वन साइड में हमारे पास कैश आ रहा है और उसके बाद दूसरी साइड से हमारे पास कैश जा रहा है, तो हमारे पास कितना अवेलेबल कैश स्टार्टिंग में है और कितना अवेलेबल कैश हमारे पास एंड में है, तो उसका जो हम फॉर्मेट बनाते थे वो हमारे कैश बुक। तो उस कैश बुक को यहाँ लिखेंगे ऑन कैश बेसिस, ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा जब हम अपनी प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा होगा ऑन कैश बेसिस लिखा होगा, या लिखा होगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम अपने बिजनेस की ऑल रिसीव्स एंड ऑल पेमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। ऑल रिसीव या ऑल पेमेंट का मतलब क्या होता है? ऑल रिसीव का मतलब चाहे वो करंट ईयर की रिसीव्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की रिसीव्स हो, चाहे वो हमारी नेक्स्ट ईयर की रिसीव्स हो, ठीक है, तो वो रिसीव्स हो गई, ठीक है। उसके बाद पेमेंट हमारी चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो हमारी नेक्स्ट ईयर की हो, तो वो हमारी क्या हो गई, पेमेंट हो गई। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे ऑल रिसीव एंड ऑल क्या आते हैं, पेमेंट्स आते हैं, ओके। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ये हमने बीबीए सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा है हमने। तो सेकंड इज रिसीव एंड पेमेंट। रिसीव एंड पेमेंट हमने पढ़ा है बीबीए सेकंड सेमेस्टर में कि रिसीव एंड पेमेंट क्या होता है, तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है कि हम जिस प्रीवियस ईयर में खड़े हैं उस प्रीवियस ईयर में हमारे बिजनेस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रीवियस ईयर की ही इनकम और प्रीवियस ईयर के ही एक्सपेंडिचर लेते हैं, भले ही वो इनकम हमारी कैश में हो या हमारी ऑन ड्यू हो, ठीक है, भले ही पेमेंट हमारे कैश में हो, कैश में पेमेंट हमने करे हो या हमने ऑन ड्यू पे करे हो। तो ये 3 चीजें लिखी होंगी क्वेश्चन के आगे, या तो कैश बेसिस, या तो हमारा ये लिखा होगा आपका कैश बेसिस, या लिखा होगा ओआर और लिखनी होंगी, या लिखा होगा रिसीव एंड पेमेंट लिखा होगा क्वेश्चन में जब हम अपनी प्रोफेशन की इनकम निकालेंगे, या लिखा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो याद रखिए, अब यहाँ मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैश बुक वो कैश बेसिस क्या है, कैश बुक है हमारी, ठीक है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ऑल पेमेंट एंड ऑल रिसीव, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा। अब याद रखिए, अगर आपको जो प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करना है तो इन दोनों में से अगर कुछ भी लिखा हो, कैश बेसिस लिखा हो या रिसीव एंड पेमेंट लिखा हो, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे क्वेश्चन में कैश बेसिस लिखा हुआ है या रिसीव एंड पेमेंट लिखा है। दोनों में से कुछ भी लिखा है, एक ही बात है, कैश बेसिस लिखा है या रिसीव एंड पेमेंट लिखा है। तो हम अपने प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले प्रोफेशन का जो हम इनकम कैलकुलेट करते हैं वो वेरी 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 इजी, सबसे ज्यादा इजी है। कैसे इजी है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि प्रोफेशन की इनकम हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं उसका फॉर्मेट आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये लिखेंगे उसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। ये हमारा पर्टिकुलर है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। अब पर्टिकुलर में मैंने सबसे पहले ली हमारी ग्रॉस अर्निंग। क्या ली सबसे पहले? ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग क्या होती है? अगर मैं डॉक्टर हूँ
और मेरी प्रोफेशन की इनकम निकालनी है, तो हमें ग्रॉस अर्निंग लेनी पड़ेगी कि डॉक्टर को कहाँ कहाँ किस किस सोर्सेज से इनकम होती है। तो ये आपको अपना सेंस यूज करना पड़ेगा। कैसे सेंस यूज करना पड़ेगा? जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस हो सकती है, विजिटिंग फीस हो सकती है, ऑपरेशन फीस हो सकती है, सेल्स ऑफ मेडिसिन हो सकती है। तो ये सब क्या है? ग्रॉस अर्निंग कहलाएंगी उसकी, यानी एक डॉक्टर को उसकी अर्निंग के सोर्सेज। तो ग्रॉस अर्निंग में डॉक्टर के जो भी अर्निंग के सोर्सेज है वो हमारे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इन सबको मैंने लिखा, इनको ऐड करके मैंने यहाँ ये वैल्यू लिख दी। ओके, डॉक्टर के केस में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब क्या है, यहाँ पे लिखा है अलाउड एक्सपेंसेस। अब अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब हुआ जब डॉक्टर कुछ अर्निंग करेगा तो उस अर्निंग को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी करेगा ना। तो एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेडिसिन सेल करी है तो मैं मेडिसिन परचेज भी तो करूंगी, तो वो अलाउड एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, मेरा कहीं नर्सिंग होम होगा तो नर्सिंग होम अगर मैंने रेंट पे ले रखा है तो वहां का रेंट पे करूंगी। जो भी मैं इक्विपमेंट यूज करूंगी उस इक्विपमेंट पे जो डैप लगता है वो, अगर मेरे पास कोई एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो। तो आप ये देखना कि जो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? अलाउड एक्सपेंसेस। तो आप जो है उन सारे एक्सपेंसेस को आप अपने क्वेश्चन में से छाटिए, उन सबको यहाँ लिखिए और इन सबको फिर ऐड करिए और ऐड करके बाहर लिख दीजिए और क्रॉस अर्निंग में से अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो मैंने ये राइट में करा। बिल्कुल सिंपल है। जिस प्रोफेशन की भी आपको इनकम निकालनी है, अगर डॉक्टर की इनकम निकालनी है तो डॉक्टर को किस किस सोर्सेज से इनकम हो रही उन सारी इनकम को ऐड करो और उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सारे एक्सपेंसेस को आप कलेक्ट करो और उसे क्या कर दो? माइनस कर दो, बस। अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो चार्टेड अकाउंटेंट को कहां कहां से इनकम हो रही है? अकाउंट वर्क से इनकम हो रही होगी, ऑडिट फीस से इनकम हो रही होगी, वो सारी की सारी इनकम यहाँ लिखी और उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो आप अपने सेंस से कि चार्टेड अकाउंटेंट के क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को छाटो अपने क्वेश्चन में से और क्वेश्चन में से छाट के उन सबको ऐड करो, बाहर लिखो और ऊपर अर्निंग में से माइनस कर दो। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यानी एक तरीके से हमारी प्रोफेशन की इनकम को मैं शॉर्ट में इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इनकम इक्वल टू अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस। ये है, अगर मुझे इनकम निकालनी है प्रोफेशन की तो सारी की सारी अर्निंग को इकट्ठा करो, टोटल अर्निंग, और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो हमारी किसकी इनकम आ जाएगी? प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी। लेकिन ये फॉर्मेट मैंने आपको कब बताया है? जब आपके क्वेश्चन में कैश बेसिस लिखा हो या कैश बुक अकाउंट दे रखा हो या रिसीव एंड पेमेंट लिखा हो या ऑल पेमेंट एंड रिसीव अकाउंट दे रखा हो, ये तब होगा। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा होता है तो उसको हम अलग ढंग से सॉल्व करते हैं, तो उसे तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा टॉपिक सिर्फ यही है कि मैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो बताने जा रही हूँ वो ऑन कैश बेसिस और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बिहाफ पर। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कैश बुक के फॉर्म में होगा या रिसीव एंड पेमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो रिसीव एंड पेमेंट और कैश बुक के फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन होगा तो बस हमें यही करना है कि उस क्वेश्चन में से अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम उठाओ और प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सबको इकट्ठा करो और अर्निंग में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी? प्रोफेशन की इनकम आ जाएगी। तो ये वेरी 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 इजी है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, सिर्फ इनकम कलेक्ट करनी है प्रोफेशन से रिलेटेड और उसी प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को छाटना है और इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो हमारी किसकी इनकम निकल के आ गई है? हमारी प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट हो गई। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको भी प्रोफेशन का फॉर्मेट बताया है इसके बिहाफ पर हम लोग अपने प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना। सॉल्यूशन इतना टफ नहीं है समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मैं देखिए हर बार आपको क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड करती हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, श्रीमती ज्योति इज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, शी कीप्स हर बुक्स ऑन ए कैश बेसिस। क्या लिखा है? कैश बेसिस। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हर समराइज कैश अकाउंट इज एज अंडर। तो देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, क्या कह रहा है? श्रीमती ज्योति इज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? डॉक्टर है।
शी कीप्स हर बुक्स ऑन कैश बेसिस। साफ साफ लिखा है कैश बेसिस। देखो मैंने अभी यही तो बताया था, अगर हमारे क्वेश्चन में कैश बेसिस लिखा हो या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हो तो मैंने जो भी आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करा उसके बिहाफ पर हम अपने प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है, देखो यहाँ पे ये हमारा ये कैश बुक में ये हमारा लेफ्ट साइड का बैलेंस है और ये राइट साइड का। कैश बुक में क्या होता है, एक साइड हमारे पास कैश आता है और एक साइड हमारे पास से कैश जाता है। सबसे पहले हमारे पास कैश बुक में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, कि जब हम ये कैश बुक बना रहे हैं तो हमारे पास कितना बैलेंस था। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2700। इसका कोई यूज़ नहीं है। हमें ये देखना है कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर की कौन कौन सी इनकम के सोर्सेज हैं, बस। और उसके बाद ये सब आपको सोर्सेज दे रखे हैं जहाँ से कैश आ रहा है, और ये सब आपको आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं जहाँ पे कैश जा रहा है। तो हमें डॉक्टर की इनकम और डॉक्टर के एक्सपेंसेस ढूंढने हैं। तो डॉक्टर की इनकम क्या है, ओपनिंग बैलेंस से डॉक्टर की इनकम नहीं होगी, बैंक लोन भी डॉक्टर की इनकम नहीं होगी। सेल्स ऑफ मेडिसिन जो है वो हमारी डॉक्टर की इनकम होगी। तो ये सेल्स ऑफ मेडिसिन मैंने रेड मार्क कर दिया, ये हमारी प्रोफेशन की इनकम होगी डॉक्टर की। कंसल्टेशन फीस, ये भी हमारी डॉक्टर की इनकम होगी। विजिटिंग फीस, ये भी हमारी डॉक्टर की इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो हमारे डॉक्टर के प्रोफेशन की इनकम नहीं है, वो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये भी हमारी डॉक्टर के प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी हमारे डॉक्टर के प्रोफेशन की इनकम नहीं, ये भी नहीं आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी नहीं आएगा। तो इनकम के सिर्फ 3 सोर्सेज हैं, एक सेल ऑफ मेडिसिन, एक कंसल्टेशन फीस और एक विजिटिंग फीस। तो ये हमारी क्या होगी, ग्रॉस अर्निंग। अब एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जब हम डॉक्टर हैं तो हमने मेडिसिन खरीदी होंगी ना, तो वहाँ पे खर्चा करा होगा, ये हमारी हो गई। ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदे हैं 6000 रुपये के, लेकिन सर्जिकल इक्विपमेंट पर हमेशा क्या लगता है, डैप लगता है, तो इस पर हम डैप लगाएंगे, ये भी खर्चा है। मोटर कार अगर हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है तो ये आएंगे, इस पर डैप आएगा। कार एक्सपेंसेस भी तब आएंगे जब हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। सैलरी, हमारे पास अगर कोई नर्सिंग होम होगा तो वहाँ स्टाफ भी होगा, उसको सैलरी भी देनी होगी। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी भी अभी रेंट देना होगा। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे प्रोफेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये प्रोफेशन के नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये नहीं है, ये सब पर्सनल है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अब यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और यहाँ पे इनकम वाली साइड में बैंक लोन दे रखा था, तो ये हमने बैंक लोन जो है हम ये एज्यूम करेंगे कि ये प्रोफेशन से रिलेटेड है। जब प्रोफेशन से रिलेटेड है तो ये भी हमारे प्रोफेशन का एक्सपेंसेस है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये हमारा प्रोफेशन का खर्चा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, ये भी नहीं है, और ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है, कीपिंग इन द व्यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। अब क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या कर रहा है, 1/3 कार एक्सपेंसेस आर पर्सनल यूज। तो कार के जो एक्सपेंसेस हैं वो 1/3 जो हैं वो पर्सनल यूज के हैं। तो हमें तो यहाँ पे कौन से खर्चे चाहिए, हमें प्रोफेशन के खर्चे, प्रोफेशन की ही इनकम चाहिए, प्रोफेशन के ही खर्चे चाहिए। तो जब 1/3 पर्सनल यूज में हो रहे हैं तो कार के एक्सपेंसेस 2/3, यानी 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, आपका बचेगा 1 में से जब 1/3 को माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा। तो कार के एक्सपेंसेस हमें कितने लेने होंगे, 2/3 लेने होंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रही है आगे, बी पॉइंट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 April 2018 was rupees 20,000 and debt of furniture was 4,000. There was no other assets in this block. अब ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कह रखा है, तो हम इनकम किसकी निकाल रहे हैं, प्रोफेशन की इनकम निकाल रहे हैं। अभी हम हाउस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, तो इस पॉइंट का हम कुछ नहीं करेंगे अभी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट 15%, वो कह रहा है कि कार पे और सर्जिकल इक्विपमेंट पे आपको 15% डैप लगाना है। तो हम कार पे और सर्जिकल इक्विपमेंट पे जो 15% डैप लगाएंगे तो वो भी हमारे प्रोफेशन का खर्चा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके से ये सॉल्व होगा। यस, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है और क्या लिखा है ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा ग्रॉस अर्निंग। मेडिकल प्रैक्टिशनर था, डॉक्टर था, तो डॉक्टर की कौन कौन सी अर्निंग मैंने भी छाटी थी क्वेश्चन में, ये 3 थी। सेल ऑफ मेडिसिन 30,500, कंसल्टेशन फीस 10,000 और विजिटिंग फीस 8,000। इन तीनों को मैंने ऐड करा, ऐड करके बाहर लिख दिया, तो ये आया हमारा 48,500। अब ये डॉक्टर की इनकम मैंने कलेक्ट कर ली इस फॉर्मेट में से जो हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा था कैश बेसिस पर। अब
मैं इस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जो भी हमने खर्चे करे थे उन खर्चों को उसी फॉर्मेट से उठा लूँ। तो मैंने अब ये सारे खर्चे उठाए हैं उसी फॉर्मेट से। सबसे पहले उसको उन खर्चों को क्या नाम देंगे, अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन में से मैंने भी उठाई, अभी मार्क भी करा था मैंने, उसको फिर दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। 20,000। डेप ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, मैंने आपको बोला है सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदे थे 6,000 के, लेकिन उस पर डेप लगेगा, यानी डेप जो है वो हमारे प्रोफेशन का खर्चा माना जाएगा। तो सर्जिकल इक्विपमेंट 6,000 के थे, इस पे 15% डेप लगेगा, बोल रखा है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो 6,000 का 15% कितना हो गया, 900 हो गया। अब डेप ऑन कार, अब कार की कॉस्ट दे रखी थी, कार की कॉस्ट हमें दे रखी थी 12,000 रुपए, लेकिन इसने बोला था कार पे 15% डेप लगना है। तो कार की कॉस्ट हमारा प्रोफेशन का खर्चा नहीं होता, लेकिन कार पे जो डेप लगेगा वो हमारा प्रोफेशन का खर्चा होगा। तो मैंने 12,000 का 15% निकाला, तो ये आया हमारा 1800। अब 1800 जो है पूरी कार का डेप आ गया, लेकिन उसने कहा था कि 1/3 जो कार है वो पर्सनल यूज में यूज होती है, तो प्रोफेशनल यूज में कितनी होगी, 2/3। 1 में से 1/3 माइनस कर दे तो 2/3 आ गया। ओके, तो हमें प्रोफेशन के खर्चे चाहिए। ये सब हमारे कौन से अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, ये हमारे प्रोफेशन के एक्सपेंसेस है, ये हमारे प्रोफेशन एक्सपेंसेस है, जो हमने प्रोफेशन की इनकम अर्न करी है उससे रिलेटेड खर्चे हैं। तो कार एक्सपेंसेस जो है वो हम कितना लेंगे, 2/3 लेंगे, क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड जो हमारे खर्चे थे वो 2/3 थे, 1/3 तो पर्सनल थे, तो प्रोफेशन के तो खर्चे छाट रहे हैं। तो 1800 का 2/3 लिया तो 1200 आ गया। सैलरी, सैलरी हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता होगा हमने उसको दी होगी, वो 1200 है। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, जो हमारी डिस्पेंसरी है वो हमने किराए पे ले रखी होगी, उसका रेंट ये आ गया। ओके, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस ये हमारे जनरल एक्सपेंसेस हमारे प्रोफेशन के खर्चे होते हैं, तो 600 आ गए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने बैंक लोन लिया था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि बैंक लोन पर्सनल यूज के लिए या प्रोफेशन यूज के लिए, तो हम ये एज्यूम करेंगे, लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे फॉर पर्सनल यूज, तो हम यहाँ लिख देंगे इसे फॉर प्रोफेशन यूज, फॉर प्रोफेशन यूज। ओके, तो प्रोफेशन यूज है तो ये भी हमारा खर्चा है, 360 रुपए आ गए। इन सबको मैंने क्या करा, ऐड करा, सबको लिखा, ऐड करके ये वैल्यू आई 26,660 की। ठीक है, ये हमारे खर्चे आ गए, यानी जो श्रीमती ज्योति थी ये उनकी इनकम आ गई 48,500 की, और इस इनकम को अर्न करने में उसने ये सारे एक्सपेंसेस करे हैं 26,660 के। तो इस इनकम में से एक्सपेंसेस को मैंने माइनस करा, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करा, तो ये जो वैल्यू आई 21,840, ये हमारी किसकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये हमारी प्रोफेशन की इनकम आ गई। तो वही वाला फंडा यूज हो गया कि अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम कैसे निकलेगी कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा, जितनी भी हमें अर्निंग हो रही है उस अर्निंग में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। तो ये सारी क्या थी हमारी, ये सब अर्निंग थी और ये सब क्या थी हमारी एक्सपेंसेस। अर्निंग में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमारी प्रोफेशन की इनकम आ गई 21,840। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सबसे इजी, मतलब मुझे पूरी इनकम टैक्स में सबसे इजी प्रोफेशन लगता है पढ़ाना, क्योंकि प्रोफेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में से अर्निंग उठाओ। डॉक्टर है तो डॉक्टर की, वकील है तो वकील की, सीए है तो सीए, टीचर है तो टीचर की, और सबकी अर्निंग हम जानते हैं, इतना हम सेंस रखते हैं। ठीक है, इनकम उठाओ और उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस कर दो, तो वो हमारी प्रोफेशन की इनकम आ गई। डेट्स ऑल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला ही आपकी बुक के क्वेश्चन है बच्चों, आप बार बार देख रहे हो मैं एक्सरसाइज ही करा रही हूँ, और आपको मैंने पूरी एक्सरसाइज, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजी है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन तो मैंने बिजनेस के कराए हैं आपको, और अब मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट करा प्रोफेशन, तो मैंने बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं कुछ आपके लिए, तो आप उसे सॉल्व करिए। जिनके पास बुक नहीं है मैंने उनके लिए पीडीएफ भेजी पूरी एक्सरसाइज की। ठीक है, हो सकता है जो बुक आपके पास हो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो, तो जो बुक मेरे पास है अवेलेबल इस टाइम पर, तो मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर डाल रही हूँ। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, इनकम टैक्स की कई सारी बुक्स प्रिंट होती हैं। ओके, इसलिए मैंने पीडीएफ में एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी है, आप क्वेश्चन को देख के अपने बुक नंबर डाल सकते हो इस क्वेश्चन में। जैसे मेरी बुक के अकॉर्डिंग तो 16 है, हो सकता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 19 हो, तो आप क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ मैंने डाल चुकी हूँ। अब हम बात कर रहे हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, प्रोफेशन की इनकम ही क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यस, क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ क्वेश्चन को। श्री सोमनाथ इज ए लीडिंग लॉयर ऑफ मुंबई। क्या है ये? लॉयर। लॉयर है तो ये प्रोफेशन की इनकम है, सबसे पहले ये पता लग गया। ठीक है। ही डिपॉजिट इन बैंक ऑल रिसीव एंड पेमेंट। ही डिपॉजिट इन बैंक ऑल रिसीव एंड ऑलवेज पे ऑल एक्सपेंसेस बाय चेक्स। साफ साफ लिख दिया। क्या लिखा है? रिसीव्स एंड ऑलवेज पे ऑल द एक्सपेंसेस बाय चेक। तो यहाँ पे ये कौन सा अकाउंट दे रखा है? रिसीव एंड पेमेंट। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कैश बेसिस, जो मैंने अभी आपको 17 क्वेश्चन में समझाया। फिर दोबारा देखो समझा रही हूँ। क्वेश्चन 16 में क्या कर रखा था? शी कीप्स हर बुक ऑन कैश बेसिस। ठीक है। और 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ही डिपॉजिट इन बैंक ऑल रिसीव एंड ऑलवेज पे ऑल द एक्सपेंसेस बाय चेक। तो ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। द एनालिसिस ऑफ हिज बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज अंडर। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या होता है? एक साइड रिसिप्ट्स होती है और एक साइड क्या होती है? पेमेंट्स होती है। ठीक है। तो ये लॉयर है। अब हमें लॉयर की इनकम छांटनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखा है बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस ये है हमारी लॉयर की इनकम। प्रोफेशनल फीस का मतलब जो उसने अपनी कंसल्टेशंस ली होंगी या जो भी उसने हमारी क्या कहते हैं केस वेज लिए होंगे, उससे जो उसे इनकम हुई होगी वो कहलाएगी उसकी प्रोफेशन की फीस। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। डिविडेंड, डिविडेंड लॉयर की इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज की इनकम है। हाउस रेंट, ये भी इसकी प्रोफेशन की इनकम नहीं है। हाउस रेंट किसकी इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम हॉर्सेज, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम है। तो लॉयर की इनकम सिर्फ एक ही थी, यहाँ पे क्या थी? प्रोफेशनल फीस। ओके। अब ये तो इनकम आ गई। अब यहाँ पे देखें सारे के सारे एक्सपेंसेस। अब हम एक्सपेंसेस को देखेंगे कि जब कोई लॉयर है उसको प्रोफेशनल फीस तो 3,90,000 हुई है। अब इस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? अब लॉयर का अपना पर्सनल एक चैम्बर होगा, अपना पर्सनल ऑफिस होगा, वहां पे उसने स्टाफ भी रख रखा होगा, उस स्टाफ को वो सैलरी पे कर रहा है। तो ये इसकी प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया। मैंने मार्क कर दिया। रेंट ऑफ चैम्बर, जहां उसने अपना ऑफिस खोल रखा है उसका रेंट देता होगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, बिल्कुल टेलीफोन एक्सपेंसेस भी खर्चा है। मैगजीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। जब हम लॉयर होते हैं तो नए नए रूल्स, नए नए प्रोविजंस आते हैं तो उनको हमें पढ़ना होता है। तो मैगजीन में के लिए जो खर्चा करा होगा वो भी प्रोफेशन का खर्चा है। मोटर कार एक्सपेंसेस, अब मोटर कार एक्सपेंसेस भी प्रोफेशन से रिलेटेड है तो ये खर्चा आएगा। मिसलिनस ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हमारा ऑफिस का खर्चा है। परचेज ऑफ मोटर कार, तो परचेज ऑफ मोटर कार तो नहीं आती, लेकिन मोटर कार पे क्या आता है? डेप। तो ये अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, तो डेप आएगा इस पे। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इससे कोई मतलब नहीं, ये प्रोफेशन का खर्चा नहीं है। डोनेशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेशन का खर्चा नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस, ये प्रोफेशन का खर्चा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, तो बच्चों हम इनकम किसके निकाल रहे हैं? प्रोफेशन के निकाल रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखा है बैलेंस शीट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करनी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है। कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये ग्रॉस टोटल इनकम के लिए कह रहा है, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ प्रोफेशन की इनकम निकाल रहे हैं, याद रखिए। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ, मैं सिर्फ किसकी इनकम निकाल रही हूँ? प्रोफेशन की। मैं टोटल इनकम नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको प्रोफेशन पढ़ा रही हूँ तो प्रोफेशन की इनकम निकाल रही हूँ। ए पॉइंट क्या कह रहा है? ए पॉइंट कह रहा है 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल यूज। सेम पॉइंट आ गया। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही समझाया कि वो ये क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पर्सनल यूज। जब कार के 1/4 एक्सपेंसेस जो है पर्सनल यूज के हैं तो प्रोफेशनल यूज के कितने होंगे? 1 में से 1/4 को माइनस करा तो 3/4 होंगे। और हमें कौन से खर्चे चाहिए? प्रोफेशन के, यानी जो भी इसने ये इनकम अर्न करी है 3,90,000, इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, कितना है मोटर कार पे डेप? 15%, तो 15% डेप लगाएंगे। सी पॉइंट क्या कह रहा है? श्री सोमनाथ स्टे इन द हाउस द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ विच 9,800। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंक्लूड द अबव अकाउंट in respect of self-occupied house, insurance premium, municipal tax, the balance of house property expenses and respect of let out house। तो इस वाले पॉइंट का हमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम सिर्फ प्रोफेशन की इनकम निकाल रहे हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी नहीं निकाल रहे हैं। सिर्फ किसे निकाल रहे हैं? हम प्रोफेशन की इनकम को। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोफेशन पे ही चल रही हूँ। तो देखिए मैं अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में मैं देखो बार बार वो हेडिंग लिख रही हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखा ग्रॉस अर्निंग, लॉयर था ना, तो लॉयर की ग्रॉस अर्निंग क्या है हमारी? लॉयर की ग्रॉस अर्निंग है
हमारी प्रोफेशनल फीस 3,90,000 हमें दे रखी थी। ओके, अब इस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस मैंने भी आपको बुक में मार्क कराए हैं, तो लाइन से देख लीजिए। सबसे पहले सैलरी 14,000 है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 9,500 के थे, मैगजीन एक्सपेंसेस क्या थे आपके, सैलरी 14,000 है, रेंट ऑफ चैम्बर ये थोड़ा सा सैलरी 14,000 है, रेंट ऑफ चैम्बर 9,500 है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 1,000 है, मैगजीन सब्सक्रिप्शन 3,000 है। मोटर कार एक्सपेंसेस, तो मोटर कार के हमें वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। तो मोटर कार के एक्सपेंसेस 28,000 थे, तो हमें कितने चाहिए 3/4, क्योंकि 1/4 पर्सनल थे, तो 3/4 निकाला तो 21,000 हमारा ये हो गया। अब मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे थे हमें, ये 5,500, ये भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। टैप ऑन मोटर कार 2 लाख मोटर कार की कॉस्ट थी, तो 2 लाख का मैंने 15% निकाल दिया टैप, तो 30,000 हो गया। 30,000 जो है ये होल कार का आया, लेकिन उसने कहा था कि कार का 1/4 यूज जो है वो पर्सनल होता है, तो प्रोफेशनल यूज कितना है 3/4, और मैं यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस ले रही हूँ, प्रोफेशन के एक्सपेंसेस ले रही हूँ। तो 30,000 का 3/4 लिया मैंने, 22,500 आ गया। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये मैं सारे प्रोफेशन के एक्सपेंसेस छाटे थे मैंने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो मुझे टैप और मोटर कार जो लगाना है वो भी सिर्फ प्रोफेशन का लगाना है, तो मैंने 2 लाख का 15% लिया, 30,000 आ गया, 30,000 का 3/4 निकाल दिया, तो 22,500 आ गया। ओके, इन सारे एक्सपेंसेस को मैंने क्या करा, ऐड करके मैंने बाहर लिख दिया 76,500 आ गया। फिर मेरी अर्निंग कितनी थी 3,90,000 की थी, और हमारे अलाउड एक्सपेंसेस कितने थे 76,500 के थे। तो अर्निंग में से मैंने आपका क्या माइनस कर दिया, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 3,13,500। ये हमारी किसकी इनकम आ गई, प्रोफेशन की इनकम आ गई, यानी इस इनकम में से इस इनकम को माइनस करा, इस इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करा, ठीक है। तो हमारी इनकम आ गई 3,13,500। तो ये किसकी इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का मतलब क्या है कि वो इनकम जिस इनकम पर हमें क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो याद रखिए, फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि प्रोफेशन की इनकम कैसे निकलेगी। पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि कैश बेसिस लिखा है और रिसीव एंड पेमेंट, दोनों में से कुछ भी लिखा है, तो आप अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम को छाटिए और प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को छाटिए। इनकम में से, अर्निंग में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो हमारी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल है, अर्निंग जितनी हो रही उस अर्निंग में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए और इनकम आ जाएगी। तो ये किसकी इनकम हो गई, प्रोफेशन की इनकम। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए। इसके आगे लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन नंबर 16 के आगे लिखा हुआ था क्या, कैश बेसिस, और यहाँ लिखा हुआ था रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए। आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद खुद सॉल्व करिए। फिर जब हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, तो उसमें मैं प्रोफेशन के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करूंगी। कुछ अलग टाइप के क्या करूंगी, तो मेरा तीसरा टॉपिक बचा है इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रोफेशन की इनकम निकालने के लिए हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक कैश बेसिस की होती है, एक रिसीव एंड पेमेंट की होती है, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो मैंने अभी आपको किससे निकालना सिखाया, कैश बेसिस या रिसीव एंड पेमेंट से। अभी जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा होगा, तो हम अपनी प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी इनकम, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरा टॉपिक समझ में आएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बेहिचक फोन करिए। मेरी वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम समझने की कोशिश करें तो हम उसे समझ नहीं सकते हैं। और फिर दोबारा मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोली, आप यही एज्यूम करा करो कि हम क्लास में बैठे हैं। क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, कुछ अलग ढंग से नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।